हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपने जो क्लास 10 साइंस वन शॉट वीडियो चल रहे थे जिसके अंदर अपन ने लेसन एक मात्र 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। 20 मिनट दीजिए और लेसन वन आपका कंप्लीट है। वैसे ही लेसन नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अपन ने डिस्कस किए थे इसका भी वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं और 7 नंबर का चैप्टर है। कुछ ही मिनटों का ये वीडियो होगा और उसके अंदर आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि ये टॉपिक्स की इन वीडियोज़ की इन क्लासेज की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो गुरु एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर लेसन वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था अपन ने, बताया था सूचक। देखो सूचक क्या होते हैं। मान लीजिए आपको दो जगह पदार्थ दे रखे हैं, दो पात्र में पदार्थ हैं, एक में अम्ल है एक में क्षार है। आपको पता नहीं है कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो इसका पता कौन लगाएगा? तो जो पदार्थ इस चीज़ का पता लगाते हैं उन्हें बोलते हैं सूचक। तो वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक की प्रकृति का बोध कराने में सहायक होते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। रंगीय सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक जिसके एग्जाम्पल है लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेजिया, जेरेनियम। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। तो सूचक की परिभाषा याद रखनी है। इसके दो प्रकार है, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। रंगीय सूचक के भी दो प्रकार है भाई, रंगीय सूचक के भी दो प्रकार है। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दूसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं? प्याज, वेनिला एसेंस एंड लौंग का तेल। ठीक है, बस ये टॉपिक क्लियर। अगला टॉपिक डिस्कस किया था अपन ने, अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। जब भी रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं इसके अंदर पढ़ी जाती है रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसे 5 से 6 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यहाँ पे गुणधर्म के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ 3 याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली है अम्लों की धातु से अभिक्रिया। क्या होगा? जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ करवाई जाती है तो धातु लवण बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यदि मैं शॉर्ट रूप में लिखूँ धातु प्लस तनु अम्ल तो बनेगा धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे Zn+H2SO4 है, ये धातु है, ये तनु अम्ल है, बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे बना? Zn पर +2 होता है, इसमें H पर +1 होगा और सल्फेट पर -2 होता है। प्लस जाएगा माइनस के पास, प्लस के 2 से -2 कट जाएगा, बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। सेम यहाँ पर बनेगा Zn+HCl, ZnCl2 प्लस H2, क्योंकि Zn पर +2 होता है, H पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है। प्लस जाएगा माइनस के पास, तो Zn का +2 है, Cl का -1 है, कटेगा नहीं। Cl का 1 Zn के नीचे आ जाएगा, यानी Zn1 लिखा नहीं जाता है, और Cl के नीचे 2 आ जाएगा तो 2 ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ पर देखो Zn पर +2 होता है और इसमें जो एसीटेट आयन होता है CH3COO- माइनस का 1 होता है, H पर प्लस होता है, तो Zn जाएगा यानी प्लस जाएगा माइनस के पास, तो Zn के नीचे तो प्लस का 2 है और एसीटेट में माइनस का 1 है, कटेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा? Zn ऐसे कैसे हो जाएगा और CH3COO के नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि Zn की +2 यहाँ पे चला जाएगा, इसका 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी, तो बन जाएगा जिंक एसीटेट। इसे क्या बोलते हैं? जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यदि आपको डिटेल से देखना है कैसे बना, क्यों बना, तो वो हमने लेसन 2 आराम से 10 से 12 वीडियो में करवा रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रकार से क्रैश कोर्स चल रहा है, एक प्रकार से चीज़ों का रिविजन करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सेकंड अभिक्रिया है क्षारों की धातु से अभिक्रिया। तो जब धातु की अभिक्रिया क्षारों से करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। शॉर्ट रूप में लिखेंगे धातु प्लस क्षार, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे Zn धातु है, Na क्षार है, तो बनेगा Na2ZnO2, जिसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया, ध्यान रखिएगा, है ना। ये उत्पाद के रूप में उत्पाद क्या बनेगा ये पूछा जाता है। सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम धातु Na, तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2
प्लस हाइड्रोजन गैस। पीछे को सिंबल लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, आई थिंक आप लोग समझते होंगे। गैस ऊपर जाती है, हल्की होती है, तो एरो का निशान लगा रखा है ऊपर की तरफ। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण में शब्द है उदासीन, और उदासीन मतलब होता है एक प्रकार से लवण, है ना। और लवण का फॉर्मेशन कब होगा, जब अम्ल और क्षार आपस में जुड़ेंगे। बस अभिक्रिया यही तो है कि जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्षार के गुण को नष्ट कर देगा, क्षार अम्ल के गुण को नष्ट कर देगा, और जल एवं लवण का निर्माण होगा। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट रूप में लिखेंगे अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, दिस इज उदासीनीकरण रिएक्शन हो जाएगी आपकी। एग्जाम्पल जैसे HCl एक अम्ल ले लिया, Na क्षार ले लिया, ठीक है। H पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है, Na पर +1 होता है, OH पर -1 होता है। ये प्लस जाएगा इस माइनस के पास, बन जाएगा एक H ये H2O, और ये प्लस आएगा इस माइनस के पास, बन जाएगा NaCl। ये लवण है, ये जल है। आगे देखो, ये टॉपिक कंप्लीट। आगे हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा याद रखनी है। जैसे पहली परिभाषा है तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है पतला करना, किसको, अम्ल या क्षार को पतला करना, ठीक है। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, अम्ल है तो H+ आयन की सांद्रता, क्षार है तो OH- आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। क्या मतलब है समझना। मान लीजिए मेरे पास एक पात्र है जिसके अंदर 100 ml जल है, 100 ml जल है, ठीक है। और मैंने इसमें 10 ml मिला दिया, मतलब इसमें अम्ल मिला दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, जैसे 100 ml जल में 10 ml मिलाऊंगा तो 1 ml में आएंगे आपके, इसको उल्टा समझ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छे से बताने दो इसको, 1 मिनट रुकिएगा। यूँ समझो कि आपके पास ये 10 ml का जल था, इसमें आपने 100 ml क्या मिला दिया, अम्ल मिला दिया, यानी H+ मिला दिया। तो 1 ml में कितने H+ आएंगे, हम कैसे निकालेंगे, बस 100 है, 10 का भाग देंगे तो 1 ml में आपके आ जाएंगे 10 H+। यानी मैंने एक रेशो निकाल लिया, 1 ml जल में 10 H+ आयन घुले हुए हैं। कहने का मतलब, यदि मैं इसको 1000 ml कर दूँ, 1000 ml कर दूँ, तो देखो H+ आयन तो 100 ही रहेंगे, लेकिन जल आपका हो गया 1000, जल आपका 1000 हो गया। H+ आयन तो अभी भी इतने ही रहेंगे, लेकिन प्रति ml में H+ आयन की संख्या घट जाएगी। भाई पहले भी 100 H+ आयन थे, अभी भी 100 H आयन है, लेकिन पहले 10 ml में थे, अब 1000 ml में आ जाएंगे। तो 100 में 1000 का भाग देंगे, 100 में 1000 का भाग देंगे तो 0.1 H+ आयन आएगा, यानी 1 ml में 0.1 H+ आयन। कहने का मतलब आयन की सांद्रता घट गई। पहले जितने H+ आयन थे अभी भी इतने हैं, लेकिन पहले जल की मात्रा कुछ और थी, अब हमने जल की मात्रा बढ़ा दी, यानी विलयन बढ़ गया। तो जो आयन्स है, अम्ल है तो H+ आयन, क्षार है तो OH- आयन, उनकी सांद्रता घट गई, रहेगी उतनी ही जितनी पहले थी। सपोज करो जैसे आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, और आप लोग 5 बच्चों को देंगे तो 2-2 रुपये आ जाएंगे। सपोज करो 10 बच्चे आ गए तो आप 1-1 देंगे। आपके पास आपने पहले भी 10 दिए थे, अभी भी 10 दिए हैं, लेकिन बच्चों के पास जो संख्या पहुंचेगी ना रुपयों की, वो कम हो जाएगी। पहले 2-2 रुपये आ रहे थे, अब 1-1 आ जाएगा, यानी सांद्रता घट गई, उनकी संख्या घट गई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। सेकंड अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखो क्लोर क्षार क्या होता है, यहाँ से देखो, अभिक्रिया से देखो, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको जल में घोला, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम करंट देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड टूटेगा, वियोजित होगा, और क्या क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। इसे बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। और ऐसा ही हमने लिखा है, देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, तथा साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने रिएक्शन लिखा है। एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है, जब भी विद्युत धारा शब्द आ जाए आपके दिमाग में 2 शब्द ऑटोमेटिक आने चाहिए, एनोड और कैथोड। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कैथोड पर उत्पन्न होती है,
क्लोरीन गैस एनोड पर उत्पन्न होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड पर उत्पन्न होता है। ये बात लिखी है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका विलयन का निर्माण भी कैथोड पर होता है। ठीक है, ये दोनों कैथोड पर होगा और ये जो क्लोरीन है ये एनोड पर रिलीज होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ो। क्रिस्टलन जल अणु, देखो होता क्या है, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल अणु कहते हैं। कैसे सुनना, जैसे ये मेरे पास है नीलत होता CuSO4.5H2O, इसका एक क्रिस्टल है मेरे पास, यहाँ पे एक है ना, कुछ नहीं मतलब एक है, ये एक है। तो यहाँ पे डॉट लगा के ध्यान रखना, डॉट लगाने के बाद में कितने जल के अणु लिखे हैं वही संख्या कहलाती है क्रिस्टलन जल अणु। तो किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल अणु कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की बात करूं, मैं एक कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल ले रहा हूं तो कितने हैं 5, 2 लेंगे 10, 3 लेंगे 15, बढ़ती जाएगी संख्या। नीलत होता हो गया, सफ़ेद होता में 7 होते हैं, हरत होता में 7 होते हैं, POP में 1/2 आधे होते हैं, जिप्सम में 2 होते हैं, दावन सोडियम में 10 होते हैं, बोरेक्स में 10 होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने फिटकरी देखा होगा K2SO4.Al2SO4 का होता है .24 से H2O, उसमें 24 होते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये टॉपिक कंप्लीट परिभाषाओं का। नेक्स्ट टॉपिक है pH स्केल। तो पहले तो अपन कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि किसी विलयन pH करता क्या है। pH ये बताएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। कैसे पता करेगा, आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। एक्चुअली में जो अम्ल होते हैं ना उनमें H+ आयन होते हैं, क्षार में OH- आयन होते हैं। अम्ल में H+ आयन होते हैं, यूँ कहिए H+ ज़्यादा होते हैं, क्षार में OH- ज़्यादा होते हैं। H+ होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं क्षार अम्ल में H+ आयन होंगे, क्षार में OH- होंगे, ज़्यादा होंगे, या H+ कम होंगे, और उदासीन में दोनों बराबर होंगे। तो कुल मिला के देखो, अम्ल में भी H+ आयन है, क्षार में भी H+ आयन है लेकिन कम है। तो इस H+ आयन की सांद्रता का पता लगाता है कौन, pH स्केल। ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल का निर्माण किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, किसकी सांद्रता बताता है, हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसका पूरा नाम है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH। P का मतलब पोटेंशियल, H का मतलब हाइड्रोजन आयन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्लियर, आगे देखो। pH स्केल में जो P शब्द है ना वो एक जर्मन शब्द है, पोटेंज, हिंदी में बोलते हैं पुषांश, से बना है जिसका अर्थ होता है शक्ति। जो pH स्केल है आपका ये, इसमें जो P वर्ड है ना P, इसका मतलब है पुषांश। ये जर्मन शब्द है पुषांश, पोटेंज, उससे बना है, और इसका अर्थ क्या होता है भाई, शक्ति होता है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर चल रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई, अब ये ना pH स्केल का मैंने डायग्राम बनाया है। देखो ये एक pH स्केल है। पहली बात तो इसमें 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं, बीच में 7 नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से 7 के बीच अम्लीय प्रकृति होगी, 7 से 14 के बीच क्षारीय प्रकृति होगी, 7 पर उदासीन होगा। 7 पर क्या होगा भाई, 7 पर होगा उदासीन। अब ऐसा क्यों, देखो भाई एक्चुअल में सुनना, एक चीज़ और सुनना। पहली बात तो इसमें 0 से 14 तक मान अंकित होंगे। 0 से 7 के बीच होने पर अम्लीय प्रकृति, 7 से 14 के बीच होने पर क्षारीय प्रकृति, 7 होने पर उदासीन प्रकृति। अब देखो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आएंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है, आपके पास 2 पदार्थ हैं A और B, इसका pH का मान तो 5 है और इसका pH का मान 2 है, सॉरी 3 है। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, क्योंकि 0 से 7 के बीच आ रहा है। लेकिन कौन ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, B ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा।
क्योंकि ये 0 के करीब है। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आते जाएंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो 0 के ज़्यादा निकट कौन है, दोनों में से 3 है, तो ज़्यादा प्रबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अम्ल में कौन सी आयन होते हैं, H+ आयन। तो जब हम इधर से इधर आते हैं तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। ये भी देख सकते हैं, इस कॉलम से देख सकते हैं। देखो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं 0 की तरफ, तो ये एरिया बढ़ता जा रहा है, ये क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, मतलब H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखो जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे pH कम होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, यहाँ पे 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, जैसे आपके पास दो पदार्थ हैं A और B, इसका pH 10 है, इसका 13 है, कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, B वाला। क्योंकि जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो 14 के निकट जितना मान होगा उसकी क्षारीयता उतनी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर जाने पर H+ आयन की सांद्रता कम होती है, या यूँ कहे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है। आप लोग देख सकते हैं इस कॉलम के हिसाब से जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ रहे हैं एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ पे तो इतना ही है, जैसे जाते जाएंगे एरिया बढ़ता जा रहा है, अरे बढ़ रहा है ना, ठीक है भाई। और 7 होने पर कौन से हो जाएगा, उदासीन प्रकृति हो जाएगी। क्लियर? चलो अब इस डायग्राम को देखते हुए अपन को 5-6 बातें लिखनी है। वो देखो, पहली बात, pH स्केल में 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं, बिल्कुल होता है, देख लीजिए 0 से 14 तक मान अंकित होता है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, यदि किसी पदार्थ का pH मान 0 से 7 के बीच है तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, और 7 से 0 की तरफ आते जाएंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। सेम बातें लिख रखी है, देख सकते हैं। यदि किसी पदार्थ के pH का मान 0 से 7 के बीच होता है तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होता है। pH का मान 7 से जितना कम होता जाएगा पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होता जाता है, क्योंकि उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 होगा तो कैसा हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। और जिस पदार्थ का pH मान 7 से 14 के बीच होगा वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और 7 से pH का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, क्योंकि OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी। आगे सेम बातें लिख रखी है, मैं बोल रहा हूँ, देख सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 होता है तो वह पदार्थ उदासीन प्रकृति का होगा। यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से 14 के बीच होता है तो वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है। pH का मान 7 से जितना अधिक होता जाएगा वह पदार्थ उतना ही अधिक क्षारीय होता जाएगा, क्योंकि इसमें OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, या यूँ कहे H+ आयन की सांद्रता घटती जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखो। अब हमें कुछ पदार्थों के pH मान याद रखने हैं। जैसे खून का 7.4 होता है, आंसू का 7.4 होता है, लार का 7.4 होता है, लेकिन कौन सा, खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद 5.8 हो जाएगा। नींबू का रस का 2.2 होता है, जट रस का 1.2 होता है। जो हमारा शुद्ध जल, जैसे हम नल का जल, जैसे हम आश्रित जल, जैसे हम आशुद्ध जल भी कह सकते हैं, जिसे उदासीन जल भी कह सकते हैं, उसका pH का मान 7 होता है। MgOH का ऑल्टवाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के pH का मान 10 होता है। NaOH का 14 होता है। HCl का 0 या 1, 0 लिख दो तो भी राइट है, 1 लिख दो तो भी राइट है, कोशिश करना 0 लिखने की। ठीक है, और यदि ये pH मान आपको ट्रिक से याद करने हो ना तो हमारे चैनल पे हमने वीडियो डाल रखा है, इन pH के मान को ट्रिक से याद करवा रखा है, आप लोग देख सकते हैं भाई, है ना। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो इस नाम से, वहाँ पे देख लेना। मैं अगेन बोलना चाहूँगा, जिस बच्चे को यदि ये PDF चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। उस एप्लीकेशन में आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम के टाइम देखो ये चीज़ें मिलेगी आपको, जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ यही आपको मिलने वाला है। तो क्यों ना आप लोग इनको अच्छे से निकाल लो एक बार, फिर एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला टॉपिक है कुछ प्राकृतिक अम्ल। आपको याद रखना है कि कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो अम्ल का नाम लिखा है, यहाँ पे सोर्स लिखा है, प्राकृतिक स्रोत जिससे मिलता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है, सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है, लैक्टिक अम्ल दही या बोल सकते हैं खट्टा दूध, और जो मेथेनोइक अम्ल जिसे हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं वो चींटी के डंक में भी मिलता है, नेटल के डंक में भी मिलता है, और मधुमक्खी के डंक में भी मिलता है। क्लियर? आगे देखो, अब बात करते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व है। यहाँ से देखो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, दैनिक जीवन में pH का कोई भी 3-4 महत्व पूछ ले, और 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं।
देखो पहला महत्व, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। 7.0 से 7.8, इससे कम ज़्यादा हो जाएगा मतलब हम बीमार हो गए। तो छोटा क्वेश्चन ये पूछ लेता है, मानव शरीर की pH परास होती है 7.0 से 7.8 के बीच, ठीक है, ऐसे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकंड है, जब वर्षा के जल का pH मान 5 से कम हो जाएगा तो ये वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, सीधा पूछ लेता, अम्लीय वर्षा के pH मान होता है 5 से कम। अब इसका नुकसान क्या है कि जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में जाकर मिलेगा तो नदियों के जल का pH मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी नदियों में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी जीना कठिन हो जाता है, क्योंकि जल का pH का मान क्या हो गया, कम हो गया, वो अम्लीय हो गया इसलिए। तीसरा महत्व है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है, अतः मिट्टी का pH मान ज्ञात करके हम इसमें होने वाली उचित फसल का चयन किया जा सकता है। भाई जैसे कोई फसल है A, उसको आपको बोना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये फसल ना केवल 3 pH पर हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, उस मिट्टी के pH का मान ज्ञात करेंगे। यदि उसका pH मान 3 के आसपास है तो फसल अच्छे से हो जाएगी। यदि उसका मान लीजिए pH मान 6 है तो हम ये देखेंगे कि 6 pH पर कौन सी फसल अच्छे से होती है, उस फसल को बोएंगे। तो मिट्टी का pH मान ज्ञात करके हम जो फसल बोई जा सकती है उस फसल का चयन कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है, मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर, ये डाटा याद रखना भाई, फिक्स डाटा पूछे जाते हैं। 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, दांत नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। कब, जब मुंह का pH मान या यूं कहे लार का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा। इसका उपयोग क्या है, तुम क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। भाई 5.5 से कम होने का मतलब है एसिडिक होना, अम्लीय होना, और अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा क्षार। तो हम ऐसे मंजन यूज करेंगे जो क्षारीय प्रकृति की है, ताकि दोनों अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे और उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि जो दांतों का इनेमल होता है, दंतवल्क होता है, ऊपर का जो आवरण होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका सूत्र है CA3PO4 का ऑल्टवाइस से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर, हार्डेस्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक, सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट, या कहे इनेमल या कहे दंतवल्क। ये तो सूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। नाम के उस पदार्थ का इनेमल या दंतवल्क, क्लियर। आगे देखो, हमारा उदर यानी जो पेट होता है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है, जो कि पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। आपने जैसे मिश्री खा ली, ठोस कण है, उसको कौन गलाएगा, तो HCl उसको गलाता है। तो ठोस कण होते हैं ना, जनरली उनको गलाता है। और भी कई काम करता है, जैसे कोई हानिकारक जीवाणु एंटर कर गया उसको नष्ट करेगा, है ना, काफ़ी सारे काम करता है ये। हाँ भाई, तो HCl उत्पन्न करेगा हमारा पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि भोजन के पाचन में सहायक करेगा, ठीक है। नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है वो अलग बात है, क्योंकि हमारा जो पेट होता है ना, आगे लिखवाएंगे आपको लेसन नंबर 5 में, उसमें आमाशय जो होता है उसके सबसे आंतरिक स्तर जो होता है ना, वो श्लेष्मा का बना होता है, और श्लेष्मा के कारण ही ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, म्यूकस का बना होता है। अब होता है कि कई बार अपच की कंडीशन में, यानी जब भोजन नहीं पचेगा, पचाने काम कौन कर रहा है, HCl भी कर रहा है काम, लेकिन जब भोजन नहीं पचेगा तो ज़्यादा HCl निकलेगा भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि पचाना तो है ही। तो अपच की स्थिति में पेट अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, और अम्ल कैसा होता है, ज्वलनशील होता है ना, जलन पैदा करता है। तो जब यदि अधिक HCl उत्पन्न होगा तो पेट में दर्द होगा, पेट में जलन होगा, इसका अनुभव होता है। अब दर्द से छुटकारा पाना है, और हम लोग जानते हैं अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटा एसिड, देखो किसी भी शब्द के आगे यदि एंट शब्द लग जाए, प्रति शब्द लग जाए तो उल्टा हो जाता है, प्रति अम्ल, अम्ल का उल्टा, और अम्ल का उल्टा कौन होता है, क्षार। तो एक प्रकार के क्षार को हम प्रति अम्ल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटा एसिड यानी प्रति अम्लों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से एंटा एसिड है पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहला है MgOH का ऑल्टवाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसका pH का मान 10 होता है, अभी डिस्कस किया था। और एक है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये मीठा सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों प्रति अम्ल एंटा एसिड के रूप में यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक है ये। देखो लास्ट उपयोग, महत्व है, मधुमक्खी जब हमारी त्वचा पर डंक मारती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है, मैथोनिक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण हमें दर्द होगा और जल का अनुभव होता है।
है ना, जलन का अनुभव होता है। इलाज क्या है? डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल है और बेकिंग सोडा क्षार है, इसके गुण को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे गाड़ी की चाबी होता है, कोई लोहे का पदार्थ होता है, उसको रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस लोहे से बना होता है ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड जो होता है ना, वो क्षारीय प्रकृति के होता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये अम्ल है, दोनों क्रिया करेंगे, उदासीन हो जाएंगे। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। वैसे 5 से 6 यौगिक हैं आपके, लेकिन आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, एक तो बेकिंग सोडा और एक पीओपी। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा बात करते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो। इसका अन्य नाम क्या है? इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं भाई। अब देखते हो इसको बनाने की विधि कैसे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसके जलीय विलयन में CO2 गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करवाएंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस और अमोनिया गैस को प्रवाहित करवाएंगे तो हमें एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और साथ में बन जाएगा बेकिंग सोडा NaHCO3। तो वही बात मैंने लिखी है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ये अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बनाने की विधि याद रखनी पड़ेगी। तो NaCl + H2O यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस को प्रवाहित करवाएंगे तो बेकिंग सोडा बनेगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा। क्लियर? अब देखो इसके उपयोग। पहला उपयोग है बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। तो पाउडर क्या होता है? जो बेकिंग सोडा है ना, उसमें यदि हम टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे, अम्ल यदि आपने मिला दिया टार्ट्रिक अम्ल, तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है। सेकंड उपयोग है रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में। आपने देखा होगा जो हम पकौड़े बनाते हैं, है ना, कढ़ाई वाले जो काम करते हैं उसमें डाल देते हैं हम। भटूरे बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, पूड़ी बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, पकौड़े बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। उससे क्या भोजन थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाता है। और मुझे एक बात बताओ, जब हम खाने में डालेंगे उसको गर्म करेंगे तो गर्म होता है तब क्या बनता है? ये कई बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो आपने जैसे पूड़ी बना रहे हो, आटे में आपने डाला बेकिंग सोडा, उसको गर्म करेंगे तो बेकिंग सोडा भी गर्म होगा। तो क्या होगा? तो ये बेकिंग सोडा है, इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 बनाएगा। इस CO2 के कारण ही जो आपके भटूरे हैं, पूड़ी है, फूल जाती है। आपने देखा होगा जिसमें आप लोग सोडा डालते हैं ना, वो सामान्यतः फूलती है भाई, इस CO2 के कारण। ठीक है। आगे देखो, कभी कभी खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। यदि खाने को थोड़ा सा जल्दी पकाना हो तो भी हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा एक प्रकार का एंटी एसिड प्रतिअम्ल होता है। अभी आपने देखा था ना, बेकिंग सोडा का यूज हम कर रहे थे एसिडिटी के समय, जब HCl ज़्यादा निकलता है तो एक प्रकार का प्रतिअम्ल होता है, इसलिए इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। अगला उपयोग है बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। भाई अग्निशामक यंत्र क्या करते हैं? आग बुझाते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। और आप लोग देख सकते हैं ये जो बेकिंग सोडा है इसको गर्म करते हैं, CO2 गैस निकलती है ना, निकलती है ना। तो इस CO2 के कारण ही हम आग को बुझा सकते हैं। और जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, अलग से याद रखना है, जब बेकिंग पाउडर, ये आपने बेकिंग सोडा का देखा था, जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तब ये होगा। अब बात करें अपना बेकिंग पाउडर की, यानी सोडे में अम्ल मिला देंगे, जब उसको गर्म करेंगे या उसमें जल मिलाएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये आपका बेकिंग सोडा, ये अम्ल है। कुल मिला के क्या बन गया? बेकिंग पाउडर बन गया। गर्म करेंगे तो एक तो CO2 गैस निकलेगी, जल निकलेगा, और ये जो सोडियम है और ये जो अम्ल है, ये सोडियम अम्ल से क्रिया करेगा, यानी इस सोडियम का अम्ल का सोडियम लवण, जो भी अम्ल आप लोग काम में ले रहे हैं उसका सोडियम लवण बन जाएगा। तो CO2 गैस, जल और अम्ल का सोडियम लवण, ये मैंने लिखा भी है कि इस अभिक्रिया में, हाँ एक चीज़ और, इस अभिक्रिया में जो CO2 गैस उत्पन्न होती है, इसके कारण जो पाव रोटी है ना, केक में जो खमीर होता है ये फूल जाता है, जिसके कारण जो केक होता है ना वो मुलायम हो जाता है, स्पॉन्जी यानी गूदेदार हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, वो इस CO2 के कारण ही होता है। आगे देखो,
नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O। रासायनिक नाम, इसे कैल्शियम, देखो कैल्शियम सल्फेट, 1/2 को बोलते हैं अर्ध, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, अर्ध को हेमी भी बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका अन्य नाम POP कहते हैं इसको ना, POP। बनाने की विधि, देखो ये जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ये सिंबल हमेशा होता है गर्म करने का। तो जब जिप्सम को गर्म करेंगे कितने तापमान पर, 373 केल्विन ताप पर, तो ये क्या करेगा, अपने कुछ क्रिस्टल जल अणु को निकाल देगा और ये बन जाएगा POP। POP का सूत्र CaSO4.1/2H2O। यहाँ पे 2 जल के अणु हैं, आधा यहाँ पे आ गया, तो 1.5 जो बचा वो अलग से निकल जाएगा। 1.5 का मतलब 1/1/2, और 1/1/2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो 1/1/2H2O यानी 3/2 H2O अलग से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी जिप्सम को गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर, POP बन जाएगा, क्योंकि ये अपने कुछ क्रिस्टल जल अणुओं को त्याग कर देता है। बस यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब जिप्सम को 300, ये तापमान ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कई बार, 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह अपने क्रिस्टलन जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, और जिसे ही अपन क्या बोलते हैं, POP कहते हैं। इसके उपयोग क्या क्या है POP के, तो आपने देखे होंगे खिलौने जो बनते हैं, सजावट के सामान है ना, दिवाली के समय बेचने वाले आते हैं ना, आजकल तो जो भी फ्लावर्स जो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली POP के बने होते हैं, है ना, ज़्यादा वजन भी नहीं होता है, थोड़े से लाइटली होते हैं। तो खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, है ना, मकान की जो सतह होती है, दीवार होती है, उस पर हम POP की करवाते हैं ना, वाल पुट्टी, है ना, तो सतह चिकनी हो जाती है। मूर्तियाँ बनाने में, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, कैसे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे हाथ में लग गई तो हाथ में क्या करेगा, POP लगाएगा। POP का मतलब CaSO4.1/2H2O लगा दिया। POP लगाने के बाद उसमें वो जल लगाएगा, जैसे जल लगाया तो POP जल से क्रिया करके जिप्सम बना लेगा। जिप्सम का मतलब CaSO4.2H2O, और जिप्सम बहुत कठोर होता है, बहुत टाइट होता है, तो जब भी हम बाद में प्लास्टर को हटवाने जाते हैं ना, तो बड़े मुश्किल से कटता है वो, क्योंकि कोई बहुत कठोर हो जाता है। तो जब भी हम POP में जल मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा। ये अभिक्रिया होती है कब, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं टूटी हुई हड्डियों को जुड़ाने के लिए। देखिए साफ साफ लिखा है कि POP एक सफ़ेद चूर्ण होता है, जिसमें जल मिला लेंगे तो यह कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। तो लेसन आपका कंप्लीट है, देख सकते हैं, मात्र 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, जिसके अंदर आपका लेसन 2 कंप्लीट कर लिया है, यानी 7 नंबर पक्के हो गए हैं आपके। अब मेरी बात सुन लीजिए, एक तो आपको जो अपना चैनल है गुरु अकेडमी K16 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, ये आपका काम है। ठीक है, और जो भी क्लास 10th में बच्चे हैं सभी तक वीडियो को पहुंचा दो, ताकि ना बिना टेंशन के आराम से पढ़ सके। ये सारे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ लेंगे ना आप लोग सारे चैप्टर्स के, तो 90+ नंबर की गारंटी है भाई, 90+ नंबर की गारंटी है। तो पहले टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़ लेते हैं आप लोग, है ना, एक दिन में आप लोग पूरे लेसन पढ़ सकते हो। आप लोग देखेंगे धीरे धीरे, कोई वीडियो 40 मिनट का, कोई आधे घंटे, कोई 20 मिनट का, ऐसा ही रहेगा, तो लगभग 5 से 6 घंटे में कंप्लीट साइंस हो जाएगी आपकी। तो 90+ नंबर की गारंटी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7891889747, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और PDF कहाँ मिलेगी आपको इन टॉपिक्स की, इन क्लासेज की, हमारा एप्लीकेशन है गुरु अकेडमी, ये इसका लोगो है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हुई थी आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन इसमें कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग इन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।